हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल केएल स्टडी फ्रेंड्स। एमपीटेट वर्ग 2 साइंस की हमारी क्लास नंबर 11 है, जिसमें हम हमारा पहला टॉपिक ब्रह्मांड डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, तो इससे पहली क्लास में जो क्लास 10 थी उसमें हमने कुछ आपके ग्रह पड़े हुए थे, जो आपके जैसे बुध हो गया, शुक्र हो गया। ठीक है, इसके बाद आपका मंगल और बृहस्पति, तो 4 ग्रह हमने डिस्कस कर लिए थे। अब जो बचे हुए 4 ग्रह हैं उनके बारे में आज हम सारी जानकारी यहाँ पर देखेंगे, और जो भी अतिरिक्त फैक्ट होते हैं सारे यहाँ पर इंक्लूड किए जाते हैं, ताकि आपका कहीं से भी यदि क्वेश्चन बनता है तो आप आसानी से उसका आंसर दे पाएँ। इससे पहले हमारी 10 क्लासें हो गई हैं, बिल्कुल बेसिक से हमने ब्रह्मांड टॉपिक को कवर किया है, तो आप वो सारी क्लासें ज़रूर देखें। प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप वहाँ जा कर के देख सकते हैं। ठीक है, और यह जो ब्रह्मांड वाला टॉपिक है और अन्य टॉपिक जो हैं आपके कुछ जैसे ताप है, बल है, गति है, तो ये आपके मैथ और साइंस दोनों में दिए गए हैं। ठीक है, तो मैथ वालों के लिए भी ये क्लासेस इंपॉर्टेंट है, और आपके जो अन्य कंपटीशन एग्जाम्स होते हैं उनमें भी इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक, तो देख लेते हैं। आज हम पढ़ेंगे शनि सैटर्न के बारे में। ठीक है, पहला हमारा जो ग्रह रहेगा आज का वो है शनि। जब हमने क्लास नंबर 9 ली थी उसमें आपको बताया था कि ग्रह क्या होते हैं, पार्थिव ग्रह क्या कहलाते हैं, जोवियन ग्रह क्या कहलाते हैं। तो आपको सारी क्लासें देखना इम्पोर्टेंट इसीलिए है क्योंकि जो क्लासें हैं वो एक दूसरे से जुड़ी हुई होती हैं। जब तक आप आगे की क्लासों को नहीं देखेंगे तो आपको बाद की जानकारी अच्छे से समझ में नहीं आएगी, इसीलिए आपसे बार बार कहते हैं कि सारी क्लासें ज़रूर देख लें। ठीक है, तो आज हम देखते हैं शनि ग्रह जो होता है सैटर्न, क्या इसकी प्रमुख विशेषताएं होती हैं और इससे क्या कुछ क्वेश्चन बन सकते हैं। तो एक हमने सारणी आपको बताई थी, प्रत्येक ग्रह का हमने आपको व्यास बताया था, वहाँ पर प्रत्येक ग्रह का परिक्रमण काल और घूर्णन काल बताया था। अब बार बार हम ये नहीं बताएंगे कि परिक्रमण काल क्या होता है, घूर्णन काल क्या होता है, क्योंकि हम आगे की क्लासों में डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो जो परिक्रमण काल होता है ये शनि का कितना है, तो जो शनि है वो 29 वर्ष 5 महीने में सूर्य का एक चक्कर पूरा लगा लेता है। तो जब भी कोई भी ग्रह या अन्य सौरमंडलीय पिंड जो होते हैं वो किसी तारे का चक्कर लगाते हैं, या जो हमारा तारा है वो सूर्य है तो उसका चक्कर लगाएंगे। ठीक है, तो जो सूर्य का एक पूरा चक्कर लगाने में शनि को कितना समय लगता है, तो 29 वर्ष 5 महीने का समय लगता है। इसके बाद घूर्णन काल, मतलब प्रत्येक ग्रह जो होता है, चाहे ग्रह हो या उपग्रह हो, अपने अक्ष पर भी रोटेशन करता है, अपने अक्ष पर भी घूमता है। तो जो शनि ग्रह है इसको अपना स्वयं का एक चक्कर पूरा करने में कितना समय लगता है, 9 घंटे 56 मिनट का। ठीक है, तो अब आपको रिकॉल करवा दें कि सबसे कम समय किसको लगता है, या सबसे कम घूर्णन काल किस ग्रह का होता है, मतलब सबसे कम समय में अपने अक्ष पर जल्दी से कौन सा ग्रह घूम जाता है, तो वो है आपका बृहस्पति। तो ये सारी चीज़ें हम पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ठीक है, इसके बाद सबसे कम परिक्रमण काल किसका होता है, किस ग्रह का, तो वो बुध होता है। मात्र 88 दिन लगते हैं सूर्य की परिक्रमा करने में। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। तो यह आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि आकार में सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो सबसे बड़ा ग्रह जो है आकार में वो है आपका बृहस्पति, दूसरा ग्रह है आपका शनि, इसके बाद आपका अरुण, फिर आपका वरुण। तो ये आपको इससे पहले की क्लासों में बता चुके हैं कि किसका द्रव्यमान सबसे अधिक होता है, आकार के अनुसार, दूरी के अनुसार, घनत्व किसका सबसे अधिक होता है। तो एक ग्रह के बारे में कुछ फैक्ट रहते हैं जो आपको सारी जानकारी इनकी होनी चाहिए, कहीं से भी क्वेश्चन उठा करके पूछ लेते हैं। कभी कभी आकार के अनुसार आरोही अवरोही क्रम पूछ लें। ठीक है, नेक्स्ट है क्या हो गया, आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ठीक, इसकी विशेषता है कि इसके तल के चारों ओर वलय का होना। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, पूछ लेगा कि जो शनि ग्रह है इसमें कितने वलय पाए जाते हैं। अब कहीं कहीं बुकों में 7 दिया गया है और कहीं 9 दिया है, तो इस तरह से कन्फ्यूजन वाले क्वेश्चन तो नहीं पूछते, लेकिन ये पूछ सकते हैं कि वह कौन सा ग्रह है जिसमें वलय पाए जाते हैं, जिसके तल के चारों ओर वलय पाए जाते हैं। वलय क्या होते हैं, तो मोटे प्रकाश वाली एक कुंडली होती है। वलय की संख्या इसमें 7 है, और यह जो है आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। जो हमारा शनि ग्रह है जो आकाश में हम इसे देखते हैं तो ये कैसा दिखाई देता है, पीले तारे के समान। तो आपको कमेंट्स में बताना है कि वह कौन कौन से ग्रह हैं जिसे हम नग्न आँखों से देख सकते हैं, ये हमने पहले पढ़ चुके हैं। ठीक है, नेक्स्ट है इसका घनत्व सभी ग्रहों एवं जल से भी कम है। तो क्वेश्चन बन जाएगा कि सबसे कम घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो आपका शनि है। फिर इसके विपरीत क्वेश्चन भी बनता है कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है, तो वो पृथ्वी है, जो अभी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अतः इसका सबसे कम घनत्व है और यह जल में रखने पर तैरने लगता है। ठीक,
नेक्स्ट है शनि के वर्तमान में 82 उपग्रह हैं सर्वाधिक। अभी तक क्या था, 2019 तक सबसे ज़्यादा उपग्रह आपके बृहस्पति के थे, लेकिन अक्टूबर 2019 के बाद शनि के अन्य उपग्रहों की खोज की जा चुकी है। तो वर्तमान में इसके उपग्रहों की संख्या पूछी जा सकती है, ये आपका करंट का क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे ज़्यादा उपग्रह शनि ग्रह के हैं और कितने हैं, तो टोटल 82 हैं। ठीक, शनि का सबसे बड़ा उपग्रह, जिस तरह से हमारा पूरे सौरमंडल का यदि बात करें कि पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो वो आपका गैनीमीड है। कौन सा है, गैनीमीड है। और किसका है ये, तो आपके बृहस्पति का है। इसी तरह से पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह उपग्रह कौन सा है, तो आपके मंगल ग्रह का डीमोस होता है। ठीक है, मंगल के कितने उपग्रह हैं, 2 हैं, फीबोस और डीमोस। तो डीमोस पूरे सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है, जो कि मंगल का एक उपग्रह है, जबकि बृहस्पति का गैनीमीड उपग्रह पूरे सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। अब एक क्वेश्चन बनता है यहाँ पर कि शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है। मतलब ऐसे 2 ग्रह हैं जिनके उपग्रह नहीं है, एक तो बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है, लेकिन अन्य जो सभी 6 ग्रह हैं इनके उपग्रह हैं। तो जो शनि है इसका सबसे बड़ा उपग्रह है टाइटन, और सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह है। ठीक है, तो सबसे पहला सबसे बड़ा उपग्रह आपका गैनीमीड है बृहस्पति का, और दूसरा सबसे बड़ा उपग्रह शनि का टाइटन है। ठीक, यह आकार में बुध के बराबर है। इसका जो उपग्रह टाइटन है, इसका आकार इतना बड़ा है कि जो हमारा ग्रह है बुध उसके बराबर है। और टाइटन उपग्रह की खोज की थी 1665 में डेनमार्क के खगोल शास्त्री क्रिश्चियन हाइजोन ने। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। ठीक है, तो आपको बताना है कि जो गैनीमीड उपग्रह है उसकी खोज किसने की थी। नेक्स्ट है फोवे नामक शनि का उपग्रह है। क्या है, फोवे एक शनि का ही उपग्रह है जो इसकी कक्षा में घूमने की विपरीत दिशा में परिक्रमा करता है। तो आपको बताना है कि ऐसे कौन कौन से 2 ग्रह हैं जो दक्षिणावर्त अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर गति करते हैं, और अन्य ग्रह जो है वो पश्चिम से पूर्व। आप कमेंट्स में इसके आंसर जरूर दें, ठीक है, क्योंकि आपने ये सारी चीज़ें पढ़ ली हैं। नेक्स्ट है पीला रंग किस कारण से है, तो अमोनियम क्रिस्टल के कारण पीला रंग दिखाई देता है, और आकाश में यह ग्रह पीले तारे के समान नजर आते हैं। एक क्वेश्चन और बन जाता है काला ग्रह कौन सा है, तो वो भी आपका यही माना जाता है, आपका शनि। नेक्स्ट है पृथ्वी के अलावा एक ऐसा सौरमंडल का ग्रह जिसकी सतह पर तरल स्थान जैसे नहरों, सागरों आदि के प्रमाण उपलब्ध हैं। तो पूछेगा कि पृथ्वी के अलावा वह कौन सा ग्रह है जहाँ पर नहरें और सागर के प्रमाण देखने को मिले हैं, तो वो आपका शनि है। ठीक है, अब इसके कुछ मिशन हैं। मिशन इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बनता है, और एक क्वेश्चन बच्चों पर नहीं बनते हैं क्योंकि ये थोड़े से कठिन टाइप के क्वेश्चन हो जाते हैं। तो जो मिशन है इस पर सबसे पहले भेजा गया जो मिशन है वो है कैसिनी हाइजन मिशन, जो नासा, ESA और ASI के माध्यम से 2004 में भेजा गया था। नेक्स्ट है इसका मिशन, इस पर पायनियर मिशन 11 भेजा गया। ये याद रखना है, पायनियर 11। ठीक है, ये कब भेजा गया, तो सन 1979 में, और नासा के द्वारा भेजा गया, जो अमेरिकी स्पेस एजेंसी है। नेक्स्ट है ड्रैगन फ्लाई, जो नासा से 2025 टाइटन पर जाएगा। तो देखो ये आपका करंट का क्वेश्चन बनेगा कि जो ड्रैगन फ्लाई है वो शनि पर भेजे जाने वाला उपग्रह है, नासा के माध्यम से भेजा जाएगा किस वर्ष, तो 2025 में, और शनि पर भी कहाँ, उसका जो उपग्रह है टाइटन उस पर भेजा जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको शनि के बारे में याद रखनी है। अब हम देखते हैं अरुण ग्रह, यूरेनस, इंग्लिश नाम सभी के आप याद रखेंगे। ठीक है, तो जो अरुण ग्रह है, अरुण ग्रह का परिक्रमण काल कितना है, 84 वर्ष है, और घूर्णन काल कितना है, 17 घंटे 14 मिनट है। ठीक है, परिक्रमण मतलब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाना, और घूर्णन मतलब स्वयं के अक्ष पर घूमना। अब देखते हैं इस ग्रह की खोज। तो कुछ खोजें हैं, जैसे अरुण की खोज किसने की, वरुण की खोज किसने की, शनि बृहस्पति की खोज किसने की। ठीक है, तो जो अरुण ग्रह है इसकी खोज 13 मार्च सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। अब आपको बता दें पिछली बार मैचिंग वाले क्वेश्चन यहाँ से बने थे, एक तरफ दिए गए थे ग्रहों के नाम और एक तरफ उनकी खोज करता, और पूछा था कि कौन सा इनमें से सही नहीं है। तो ये आपको याद रखनी पड़ेंगे। ठीक है, तो अरुण ग्रह की खोज 13 मार्च सन 1781 ईस्वी में विलियम हर्शेल के द्वारा की गई थी। यह दक्षिणावर्त गति मतलब पूर्व से पश्चिम की ओर घूमता है। तो एक तो आपका शुक्र, वीनस, और एक आपका अरुण, यूरेनस, ये दोनों ही दक्षिणावर्त गति करते हैं, और बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व यानी वामावर्त घूमते हैं। नेक्स्ट है सौरमंडल का तीसरा बड़ा ग्रह, पहला बृहस्पति, दूसरा शनि, और तीसरा बड़ा ग्रह आपका कौन सा हो गया, अरुण। इसका तापमान लगभग -215 डिग्री सेल्सियस
होता है, इसमें भी वलय पाए जाते हैं। तो इसके जो वलय हैं उनकी संख्या है 9। इनमें से इन जो 9 वलय इसमें पाए जाते हैं, इनमें से जो 5 वलय हैं उनके नाम याद रखिए, एल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा एवं एप्सिलॉन। तो ये पूछ लेते हैं कि जो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और एप्सिलॉन है, ये किस ग्रह के वलयों के नाम है। तो अरुण ग्रह के 9 वलयों में से 5 वलय हैं। ठीक है, नेक्स्ट है, यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर इतना झुका हुआ है कि लेटा हुआ सा दिखाई पड़ता है, तो इसीलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूछ लेते हैं लेटा हुआ ग्रह कौन सा है। फैक्ट के रूप में क्वेश्चन बनता है, तो जब आपको बिल्कुल एग्जैक्ट आंसर पता होगा तो आप तुरंत इसका आंसर दे देंगे कि लेटा हुआ ग्रह किसे कहा जाता है, अरुण को। क्यों? क्योंकि यह अपनी धुरी पर सूर्य की ओर झुका हुआ सा है। नेक्स्ट है, इसके 27 उपग्रह हैं। ठीक है, कितने हैं? 27 उपग्रह। उपग्रहों की संख्या आप याद रखिए कि किसके कितने उपग्रह हैं। इसका सबसे बड़ा उपग्रह, जिस तरह से शनि का टाइटन है उसी तरह से इसका उपग्रह टाइटेनिया है, थोड़ा सा ही अंतर है, याद रखिएगा। ठीक है, इसका सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनिया। टोटल उपग्रह कितने हैं? तो 27 हैं। अब यहाँ आपके क्वेश्चन देता है कि जैसे कह दिया कि अरुण के कितने चंद्रमा है, तो चंद्रमा को उपग्रह कहा जाता है। ठीक है, तो कितने हैं? 27 हैं। अन्य उपग्रह कौन कौन से हैं इसके? तो इसके अन्य उपग्रह हैं मिराडा, एरियल, अम्ब्रियल, टाइटेनिया और ओबेरॉन। ये आपके अरुण ग्रह के उपग्रह हैं। इस प्रकार टोटल कितने हैं? 27 उपग्रह हैं। सबसे बड़ा है टाइटेनिया। नेक्स्ट है, इस ग्रह का वायुमंडल घना है, बहुत घना है, और इसमें मीथेन गैस की प्रधानता है। इसके कारण दूरबीन से यह देखने पर कैसा दिखाई देता है? हरे रंग का नज़र आता है। तो ये कलर भी आप याद रखेंगे कि किस ग्रह का रंग कैसा है और किस कारण से है। ठीक है, तो ये हुआ आपके अरुण के बारे में। इतनी ही चीज़ें आपको याद रखनी है, इससे अलावा आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। नेक्स्ट है वरुण। वरुण जिसे नेपच्यून कहते हैं, तो इसका परिक्रमण काल होता है 164.8 वर्ष और घूर्णन काल 16 घंटे 7 मिनट। अब यहाँ से क्वेश्चन बनता है कि वह कौन सा ग्रह है जिसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है। तो सबसे दूरी पर जो ग्रह स्थित होगा उसका परिक्रमण काल सबसे अधिक होता है। तो सबसे दूर, सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह कौन सा है? आपका वरुण। वरुण का जो परिक्रमण काल है वो सबसे अधिक है। कितना है? तो 164.8 वर्ष है। जबकि सबसे कम परिक्रमण काल किसका है? तो जो सबसे नज़दीक है हमारा बुध ग्रह, इसका परिक्रमण काल सबसे कम है, मात्र 88 दिन। मतलब सबसे कम समय में सूर्य की परिक्रमा कौन कर लेता है? तो बुध, 88 दिनों में। और सबसे अधिक समय में सूर्य की परिक्रमा कौन कर पाता है? तो वो है आपका वरुण, 164.8 वर्ष में। ठीक, इस ग्रह की खोज किसने की थी? तो सन 1846 में जर्मन खगोलवेत्ता जॉन गैले ने इसकी खोज की थी। नई खगोलीय व्यवस्था में यह सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह। पहले आपका जो प्लूटो वगैरह थे इसको माना जाता था, लेकिन अब वो हटा दिया गया है। तो जो अब वर्तमान जो खगोल व्यवस्था बनाई गई है उसमें सबसे दूर स्थित ग्रह जो है वो आपका वरुण है। इसके चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। इसके उपग्रहों की संख्या 14 है। इसके उपग्रह में ट्राइटन, देखो एक टाइटन हो गया, एक टाइटेनिया हो गया, एक ट्राइटन हो गया। तो टाइटन किसका है? शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है। टाइटेनिया किसका है? तो टाइटेनिया आपके अरुण का उपग्रह है। जबकि ट्राइटन किसका है? आपके वरुण का। तो ये थोड़े थोड़े से अंतर है नाम में, याद रखिए। इसकी वायुमंडल में हाइड्रोजन अधिक मात्रा में पाई जाती है। इसके साथ ही कुछ मात्रा में मीथेन भी पाई जाती है। इसका रंग जो है वो पीत मिश्रित हरा है। ठीक, इसका जो मिशन है वो याद रखिए, वोयागर 2 है, नासा 1986 में ये भेजा गया था। ठीक है, तो ये तो हुए आपके प्रमुख ग्रह। अब जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है पृथ्वी, जिस पर हम निवास करते हैं और एकमात्र ग्रह जहाँ पर जीवन संभव है और सभी चीज़ें बहुत ही अच्छे तरीके से व्यवस्थित हैं, वो है हमारा पृथ्वी। और पृथ्वी का जो एकमात्र उपग्रह है, एकमात्र चंद्रमा है, उसके बारे में भी हम देखेंगे। तो थोड़ा अच्छे से इसे रिकॉल करेंगे और आप बहुत अच्छे तरीके से इसे समझकर पढ़ेंगे तो आप सारे क्वेश्चनों के आंसर आसानी से दे पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले पृथ्वी जो है एक ग्रह है। ठीक है, क्या है? ग्रह है। यह सौरमंडल का एकमात्र ऐसा ग्रह है जिस पर जीवन संभव है, क्योंकि यह गोल्डीलॉक जोन में स्थित है। अब आप कहेंगे ये गोल्डीलॉक जोन क्या होता है? तो आपको बता दें कि पृथ्वी पर ऐसा स्थान जहां ना तो टेम्परेचर बहुत अधिक होता है ना ही बहुत कम होता है, मतलब लेवल में सारी चीज़ें व्यवस्थित रहती हैं। ठीक है, तो वही कहलाता है आपका गोल्डीलॉक जोन। और गोल्डीलॉक जोन में स्थित ग्रह कौन सा है आपका? तो वो पृथ्वी है। ठीक है, यहाँ पर प्रत्येक चीज़ यथा स्थान पर
है। यहाँ पर दिन रात होते हैं, ठीक है, उसका भी एक समय होता है निश्चित, ठीक है। इसके अलावा आपके ऋतु परिवर्तन होते हैं, अन्य वायुमंडलीय घटनाएं होती हैं। तो सारी चीज़ें यथा स्थान पर रखी गई हैं, तो इसी को कहा जाता है गोल्डीलॉक जोन। तो वह कौन सा ग्रह है जो गोल्डीलॉक जोन में स्थित है? तो वो आपका है पृथ्वी, ठीक है। अब जो पृथ्वी है, आपने पढ़ा होगा कि ये हमारा सूर्य होता है। सूर्य के सबसे नज़दीकी ग्रह बुध होता है। बुध के बाद आपका शुक्र आता है। शुक्र के बाद आपका पृथ्वी है। पृथ्वी के बाद आपका मंगल है। तो पूछेगा कि पृथ्वी किन दो ग्रहों के बीच स्थित है? तो पृथ्वी आपकी शुक्र और मंगल ग्रह के बीच में स्थित है, ठीक है। पृथ्वी का सबसे नज़दीकी ग्रह पूछ ले तो वो शुक्र है। दूसरा नज़दीकी ग्रह आपका मंगल है। नेक्स्ट है सूर्य से दूरी के अनुसार। तीसरा मतलब सूर्य से सबसे नज़दीकी कौन सा है आपका? तो सूर्य के सबसे नज़दीक आपका बुध है। दूसरा कौन सा है? शुक्र है। और तीसरा आपका कौन सा है? पृथ्वी है, ठीक है। तो पूछता है कि सूर्य से दूरी के अनुसार तीसरा ग्रह कौन सा है? तो वो आपका कौन सा हो गया? आपका पृथ्वी। और आकार के अनुसार पूछ ले कि पांचवा बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार में सबसे बड़ा बृहस्पति, दूसरा आपका हो गया कौन सा? शनि, तीसरा हो गया अरुण, चौथा वरुण और पांचवा बड़ा ग्रह हमारी पृथ्वी है, ठीक है। तो ये भी याद रखिए। नेक्स्ट है पृथ्वी का घनत्व अन्य सभी ग्रहों से ज़्यादा है। मतलब एक क्वेश्चन निकल करके ये आ गया कि सबसे अधिक घनत्व वाला ग्रह कौन सा है? तो सबसे अधिक घनत्व होता है हमारी पृथ्वी का। और एक क्वेश्चन बनता है जब सबसे अधिक पूछता है तो सबसे कम ऑटोमेटिकली क्वेश्चन बन जाता है। तो सबसे कम घनत्व भी हमने पढ़ा शनि का होता है, जबकि सबसे अधिक घनत्व किसका है? तो सबसे अधिक घनत्व है हमारी पृथ्वी का। कितना है? तो 5.52 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। ये आपको याद रखना है। वैसे यदि आपसे पूछ ले कि पूरे ब्रह्मांड में सबसे अधिक घनत्व किसका है, तो हमने पढ़ा था ब्लैक होल, ठीक है, कृष्ण छिद्र का सबसे अधिक घनत्व होता है। तो उसी तरह से ग्रह का पूछ ले कि किस ग्रह का घनत्व सबसे अधिक है, तो वो पृथ्वी का है सबसे अधिक, ठीक है। पृथ्वी का द्रव्यमान कितना है? तो पृथ्वी का जो द्रव्यमान है वो 5.976 इंटू 10⁻²⁴ मतलब 24। कैसा लिखा है? ऐसा है, ठीक है, 976 इंटू 10⁻² किलोग्राम है। तो ये द्रव्यमान आप याद रखेंगे। नेक्स्ट है जो पृथ्वी की आयु यदि आपसे पूछ ले तो रेडियोधर्मी जो डेटिंग है इसके अनुसार पृथ्वी की आयु लगभग 4.5 अरब वर्ष मानी गई है। कितनी? मतलब जो पृथ्वी की उत्पत्ति है वो कितने अरब वर्ष पहले हुई है? 4.5 अरब वर्ष पहले। किसके अनुसार? रेडियोधर्मी डेटिंग के अनुसार। नेक्स्ट है पृथ्वी का अक्ष उसके कक्षा तल पर बने लंब से 23.5 डिग्री झुका हुआ है। और दूसरे शब्दों में जो पृथ्वी का अक्ष है वो अपने कक्षा तल से 66.5 डिग्री का कोण बनाता है। तो याद रखना, यदि झुका हुआ पूछता है तो 23.5 डिग्री और कोण पूछता है तो 66.5। इसमें थोड़ा सा ही अंतर है, थोड़ा सा शब्द इधर उधर किया और आप आंसर गलत कर देंगे, ठीक है। तो अच्छे से याद रखें कि अपने कक्षा तल पर कितना झुका हुआ है तो 23.5 और कोण कितने का बनाता है? 66.5 डिग्री का। नेक्स्ट है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा है? तो वो आपका चंद्रमा है, जो कि एक प्राकृतिक उपग्रह है, ठीक है, जिसे जीवाश्म उपग्रह भी कहा जाता है। नेक्स्ट है पृथ्वी के दो व्यास होते हैं, एक विषुवतीय व्यास और एक होता है ध्रुवीय व्यास। तो विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर, जबकि ध्रुवीय व्यास 12,713 किलोमीटर है। और पूछ ले कि विषुवतीय व्यास और ध्रुवीय व्यास के बीच अंतर कितना है? तो 43 किलोमीटर का अंतर है। नेक्स्ट है पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? तो औसत व्यास, औसत क्या कहलाता है? इसका मतलब है कि जो पृथ्वी है उसका जो व्यास है वो घटता बढ़ता होगा, तभी तो औसत की बात की गई, ठीक है। तो जो भी चीज़ घटती है कभी बढ़ती है तो उससे औसत निकाला जाता है। तो इसी तरह से जो हमारी पृथ्वी है इसके दो व्यास हैं, विषुवतीय और एक तो होता है आपका ध्रुवीय व्यास। तो औसत व्यास 12,742 किलोमीटर है और इसकी गणना सर्वप्रथम एरेटास्थनीज ने की थी। अब क्या होता है कि जो पृथ्वी है इसके दो व्यास हैं, ठीक है। तो कभी कभी मान के चलिए ए हमारा सूर्य है और ए हमारी पृथ्वी है। तो पृथ्वी अपने अक्ष पर घूर्णन कर रही है और सूर्य भी अपने अक्ष पर घूम रहा है, ठीक है। सूर्य किसकी परिक्रमा करता है? आकाशगंगा की, दुग्ध मेखला की। और हमारा जो पृथ्वी ग्रह है या प्रत्येक ग्रह हैं जो सूर्य की परिक्रमा तो घूमते हैं, ठीक है। तो जब भी सूर्य पृथ्वी के सबसे नज़दीक होता है या जब भी सूर्य के नज़दीक पृथ्वी होती है तो उसे कहा जाता है आपका उपसौर। क्या कहा जाता है? उपसौर। तो उपसौर की घटना कब होती है? तो 3 जनवरी को आपके उपसौर की घटना होती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्ट है, यहाँ पर इंक्लूड नहीं कर पाए हैं। यदि आप नोट्स बना रहे हैं तो वहाँ ज़रूर ऐड करें
कि जब भी सूर्य के नज़दीक, मतलब सबसे नज़दीक, ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही नज़दीक, मतलब एक डाटा दिया गया है, तो जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होती है तो उसे उपसौर की घटना कहते हैं। यह 3 जनवरी को होती है, मतलब जो 3 जनवरी का दिन होता है उस दिन हमारी पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है। और इसके विपरीत सूर्य जब पृथ्वी से सबसे दूर होता है या पृथ्वी जब सूर्य से सबसे दूर होती है तो उसे अपसौर कहा जाता है। और यह घटना आपकी 4 जुलाई को होती है। ठीक है, तो 4 जुलाई के दिन सूर्य और पृथ्वी में सबसे ज़्यादा दूरी होती है, उसे कहा जाता है अपसौर। ठीक है, तो ये दोनों याद रखें। अब दिया है सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है, तो जो अनुमानित दूरी बताई गई है वो 149.6 मिलियन किलोमीटर है। पृथ्वी की सूर्य से औसत दूरी ये दी है, देखो 14,95,98,500 किलोमीटर है, लगभग में 15 करोड़ मान ली जाती है। ठीक है, तो औसत दूरी है। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी की निकटतम दूरी। अभी हमने आपको बताया निकटतम दूरी की बात करता है तो ये घटना 3 जनवरी को होती है। कब होती है? 3 जनवरी को। इसी को कहते हैं उपसौर। और कितने निकट होती है? तो 14.73 करोड़ किलोमीटर। और अधिकतम दूरी होती है उसे क्या कहते हैं? अपसौर। और ये घटना 4 जुलाई को होती है और अधिकतम दूरी कितनी होती है? 15.2 करोड़ किलोमीटर। नेक्स्ट है सूर्य से पृथ्वी तक का जो सूर्य का प्रकाश है वो पृथ्वी तक कितने समय में पहुंचता है? तो याद रखिए कहीं कहीं 8 मिनट 19 सेकंड है, कहीं कहीं 8 मिनट आपका 20 सेकंड देखने को मिलता है। तो ए ऑप्शन एक रहेगा आपको। तो 18, 19 और 20 इर्द गिर्द यदि दिया है तो आप एक करेक्ट आंसर लगाएंगे। और यदि सेकंड की बात करता है तो 499 सेकंड या 500 सेकंड का समय लगता है सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक आने में। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी तीव्र गति होती है प्रकाश की। नेक्स्ट है सामान्यतया पृथ्वी की आकृति। आकृति की बात करें तो हमने बचपन से ही पढ़ा है कि पृथ्वी की आकृति गोल है, लेकिन गोल तो है लेकिन इसका कई विद्वानों के द्वारा अध्ययन किया गया और उन्होंने पाया कि जो पृथ्वी है इस पर कई घटनाएं हो गई थी। ठीक है, यहाँ पर घटनाओं में क्या था आपका भूकंप, ज्वालामुखी या अन्य जो घटनाएं होती हैं सौरमंडलीय वो घटित हुई। तो इससे क्या हुआ कि जो पृथ्वी है इसका ध्रुव, मतलब इसके ध्रुव होते हैं तो ध्रुवों की तरफ चिपटी है, मतलब चपटा आकार है, विषुवतीय रेखा पर कुछ फूला हुआ सा आकार है। तो पृथ्वी इस प्रकार से है तो इसी आकार को क्या कहते हैं? गोलाकार आकृति को लदवक्ष गोलाव कहते हैं या जियोड आकृति कहते हैं। ये आपको याद रखना है कि पृथ्वी की आकृति एकदम गोलाकार नहीं है बल्कि संतरे के आकार की। आपने संतरा देखा होगा तो ये कहना ठीक नहीं था, तो इसे एक इन्होंने नाम दे दिया जियोड आकार की है। ठीक है, तो पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियोड आकृति है। नेक्स्ट है पृथ्वी अपने अक्ष पर कैसी घूमती है? पश्चिम से पूर्व यानी वामावर्त परिक्रमा करती है। तो कितने किलोमीटर घंटे की रफ्तार से? तो पृथ्वी अपने अक्ष पर, और जब स्वयं के अक्ष पर घूमती है तो उसे क्या कहा जाता है? घूर्णन काल। हम पढ़ते आ रहे हैं। ठीक है, तो पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व 1610 किलोमीटर प्रति घंटा, मतलब 1 घंटे में कितनी घूम जाती है? 1610 किलोमीटर चाल से घूम रही है। और एक अपना घूर्णन करने में कितना, मतलब स्वयं का पृथ्वी एक चक्कर लगाने में कितना समय लेती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड। इतने समय में पृथ्वी अपना एक पूरा चक्कर लगा लेती है। और पृथ्वी की इस गति को घूर्णन या दैनिक गति कहते हैं। इसी गति से पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। तो क्वेश्चन बनता है कि पृथ्वी पर दिन और रात किस गति के कारण होते हैं? तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण, स्वयं के अक्ष पर घूमने के कारण पृथ्वी पर दिन और रात होते हैं। अब इसे थोड़ा सा हम समझ लें कि ए हमारा सूर्य है और ए हमारी पृथ्वी है। तो जितना भाग सूर्य का यहाँ पड़ रहा है पृथ्वी पर, मतलब जहाँ पर भी सूर्य की किरणें पहुँच रही हैं वहाँ तो दिन होगा, और जो भाग छिप जाता है वहाँ पर क्या होती है? रात होती है। और ये क्यों होता है? क्योंकि पृथ्वी अपने अक्ष पर घूम रही है। तो जब भी जैसे यहाँ घूमी तो यहाँ पर अभी सूर्य की किरणें पड़ रही हैं तो यहाँ दिन पड़ेगा, फिर पृथ्वी का यही भाग यहाँ आ गया, ये दूसरा भाग यहाँ, तो यहाँ दिन हो जाएगा, यहाँ रात्रि हो जाएगी। तो यही होती है घूर्णन गति। ठीक है, तो पूछता है कि घूर्णन गति पृथ्वी अपनी एक परिक्रमा करने में कितना समय लगाती है? तो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड का समय लगाती है, जिसे घूर्णन गति कहते हैं। और इससे दिन रात पृथ्वी पर होती है। तो एक तो होती घूर्णन। अब दूसरी गति होती है परिक्रमण गति। तो
पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में, मतलब पृथ्वी जब सूर्य की एक पूरी परिक्रमा कर लेती है तो इसे कहा जाता है परिक्रमण गति। तो पृथ्वी सूर्य की एक परिक्रमा कितने समय में पूरी करता है? तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड, या फिर लगभग में पूछेगा तो 365 दिन 6 घंटे में। और यही जो 6 घंटे होते हैं आपको बता दें कि बढ़ते जाते हैं, और 6-6 घंटे जब बढ़ते हैं तो हर 4 सालों में 24 घंटे मतलब एक दिन बढ़ जाता है। और जो हमारी फरवरी है वो 28 के स्थान पर 29 की होती है, और इसी को लीप वर्ष फिर कह दिया जाता है। ठीक है, तो कितना समय लगता है? 365 दिन 6 घंटे का समय लगता है पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में। और इस समय अवधि के दौरान परिक्रमा पूरी करने में पृथ्वी का जो माध्य वेग होता है वो 30 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। मतलब मध्य वेग कितनी गति से घूमता है तो ये बताया गया है। और इस परिक्रमा को पृथ्वी की वार्षिक गति या परिक्रमण काल कहते हैं। तो घूर्णन गति को दैनिक गति कहते हैं, और आपकी जो वार्षिक गति है उसे मतलब जो परिक्रमण गति है उसे वार्षिक गति कहते हैं। तो ये दिया है कि पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगे समय को सौर वर्ष कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सौर वर्ष। और यहाँ पर एक पॉइंट भूल गए हम बताना, याद रखिए कि जो एक चक्कर यहाँ लगाता है तो इसे नक्षत्र दिवस कहा जाता है, नक्षत्र वर्ष कहते हैं। ठीक है, और इसे कहा जाता है सौर वर्ष। प्रत्येक सौर वर्ष कैलेंडर वर्ष में लगभग 6 घंटा बढ़ता जाता है, और 4 सालों में कितना बढ़ जाता है? 24 घंटे। तो 24 घंटे का एक दिन हमारा हो जाता है। तो हर चौथे वर्ष में लीप वर्ष मनाकर समायोजित कर लिया जाता है, और लीप वर्ष में 366 दिन होते हैं, जिसके कारण फरवरी माह में 28 के स्थान पर 29 दिन हो जाते हैं। ठीक है, अब पूछेगा कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होता है क्यों? क्योंकि इसके अक्ष पर झुका होने के कारण और सूर्य के सापेक्ष इसकी स्थिति में परिवर्तन। मतलब पूछता है कि पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन क्यों होते हैं? तो इसीलिए क्योंकि पृथ्वी जो है उसका अपना अक्ष है उस पर 23.5 झुकी हुई है, और दूसरा यह पृथ्वी जो है सूर्य की परिक्रमा कर रही है, तो इस कारण से इस पर ऋतु परिवर्तन होते रहते हैं। और ऋतु परिवर्तन वार्षिक गति के कारण होते हैं। किसके कारण? परिक्रमण काल के कारण। किसके? पृथ्वी के परिक्रमण काल के कारण पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन होते हैं। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन और रात छोटे और बड़े होते हैं। कहते हैं ना कि कभी दिन बड़े होने लगे, छोटे होने लगे, किस कारण से होते हैं? तो ये होते हैं परिक्रमण काल के कारण पृथ्वी के। नेक्स्ट है आकार और बनावट की दृष्टि से पृथ्वी किस ग्रह के समान है? तो शुक्र ग्रह के समान है। इस कारण से शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन, जुड़वा भगनी कहा जाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब देखते हैं कि जो पृथ्वी है इस पर जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहा जाता है। तो क्यों कहा जाता है? तो वायुमंडलीय घटनाएं घटित हुई, सौर मंडलीय घटनाएं घटित हुई, और क्या हुआ कि उससे हमारी पृथ्वी पर समुद्र बन गए। ठीक है, और अन्य चीज़ें बनी, वायुमंडल बन गया। ठीक है, तो जो समुद्र है, समुद्र जो है या जल है, जो पृथ्वी के 71% भाग पर जल है, और स्थल कितना है? तो 29% भाग पर स्थल है। तो ये याद रखिए, डाटा पूछ लेता है कि पृथ्वी पर कितना % भाग पर जल है? तो 71% पर है। और अधिकतम जल की उपस्थिति के कारण ही पृथ्वी को जब हम देखते हैं तो कैसी दिखाई देती है? नीली दिखाई देती है। ठीक है, अब सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा जो पूछ लिया जाता है, तो वैसे तो पृथ्वी का सबसे निकटतम तारा कौन सा है? सूर्य है। ठीक है, लेकिन सूर्य के बाद का यदि पूछता है तो वो है प्रेक्सिमा सेंचुरी, जो एल्फा सेंचुरी समूह का तारा है एक, और यह पृथ्वी से कितना दूर है? तो 4.22 प्रकाश वर्ष दूर है। तो आपको प्रकाश वर्ष आपके ब्रह्मांड में दूरी मापने की इकाइयाँ फर्स्ट क्लास में बता दी थी कि प्रकाश वर्ष क्या होता है, आपका लाइट ईयर कहलाता है जो। ठीक है, इसके बाद आपको बताया था खगोलीय दूरी क्या होती है आपकी। ठीक, इसके बाद पारसेक के बारे में तो फर्स्ट क्लास आप देख लें कि प्रकाश वर्ष होता क्या है। ठीक है, प्रकाश के द्वारा एक वर्ष में तय की गई दूरी को प्रकाश वर्ष कहते हैं। अब नेक्स्ट है साइरस एवं डॉग स्टार, पृथ्वी से 9 प्रकाश वर्ष की दूरी पर स्थित है। तो ये जो साइरस और डॉग स्टार हैं, ये सूर्य से दुगने द्रव्यमान वाला तारा है। सूर्य का द्रव्यमान कितना होता है? 99.87 करके था, तो इससे भी कितना गुना है? 2 गुना अधिक इनका द्रव्यमान है। और यह जो है साइरस और डॉग स्टार रात्रि में दिखाई पड़ने वाले सबसे चमकीले तारे हैं। तो ये भी याद रखेंगे आप। अब पृथ्वी की आंतरिक संरचना जो है वो सियाल, सीमा और नीफे से हुई है। तो ये जब हम पृथ्वी का वायुमंडल पढ़ेंगे वहाँ पर भूपर्पटी सारी चीज़ें वहाँ पर हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ आपकी पृथ्वी के बारे में। अब पृथ्वी का एकमात्र जो उपग्रह है चंद्रमा, थोड़ा सा हम उसके बारे में भी
देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ से आपका क्वेश्चन बन जाता है। तो हर ग्रह के उपग्रह होते हैं मात्र बुध और शुक्र को छोड़ करके। तो हमारी पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा, मून। चंद्रमा क्या है तो देखते हैं कि चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान। पहला क्वेश्चन, चंद्रमा की सतह और उसकी जो आंतरिक स्थिति है, इंटरनल जो पोजीशंस है, उसका अध्ययन करने वाले विज्ञान को क्या कहा जाता है तो सेलेनोलॉजी कहा जाता है। एक क्वेश्चन यहाँ से बनता है कि किसके अध्ययन को क्या कहते हैं, ठीक है, तो इसके अध्ययन को क्या कहेंगे, सेलेनोलॉजी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर धूल के मैदान पाए जाते हैं जिसको शांति सागर कहा जाता है, और यह चंद्रमा का पिछला भाग है जो अंधकारमय है, जो हमें दिखाई नहीं देता। तो पूछता है कि चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहते हैं तो शांति सागर कहते हैं। अब चंद्रमा पर भी हमारी पृथ्वी की भांति ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। तो जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है उस पर स्थित लीबनिट्ज पर्वत, इसकी ऊंचाई दी गई है 35,000 फीट या फिर 10,668 मीटर, चंद्रमा का उच्चतम पर्वत है। तो आपसे पूछेगा कि चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है तो लीबनिट्ज पर्वत है। ऊंचाई कितनी है तो ये दी गई है। और यदि पूछता है कि चंद्रमा का सबसे ऊंचा पर्वत लीबनिट्ज पर्वत किस ध्रुव पर स्थित है तो दक्षिणी ध्रुव पर। तो क्वेश्चन कहीं से भी पूछ ले, आपको सारी चीज़ें क्लियर रखनी है। नेक्स्ट है, चंद्रमा को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है। तो पूछता है कि जीवाश्म ग्रह कौन सा है तो वो चंद्रमा है आपका। किसका उपग्रह है, पृथ्वी का। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा, जिस तरह से आपको बता दें कि जो हमारे ग्रह हैं वो सूर्य की परिक्रमा करते हैं, तो उसी तरह से जो उपग्रह होते हैं वो सूर्य की परिक्रमा तो करते ही हैं, साथ ही साथ प्रत्येक ग्रह मतलब अपने अपने ग्रह की परिक्रमा भी करते हैं। तो जो चंद्रमा है वो पृथ्वी की परिक्रमा कर रहा है, तो इसको कितना समय लगता है तो 27 दिन 8 घंटे लगते हैं एक परिक्रमा पूरी करने में, और इतने ही समय में अपने अक्ष पर भी एक घूर्णन कर लेता है। तो इसका मतलब है कि जो चंद्रमा है उसका घूर्णन और परिक्रमण काल सेम होता है, कितना 27 दिन 8 घंटे। इतने ही समय में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेता है और इतने ही समय में स्वयं के अक्ष पर भी घूम जाता है। तो यही कारण है कि चंद्रमा का सदैव एक ही भाग दिखाई पड़ता है, क्योंकि उसको टाइम एक सा ही लग रहा है, तो एक पार्ट हमेशा छिपा रहता है। तो पृथ्वी से जब हम चंद्रमा को देखते हैं तो इसका केवल 57% भाग ही हमें दिखाई देता है, बाकी का जो भाग होता है वो हमें दिखाई नहीं देता, अंधकारमय होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के अक्ष के साथ 58.48 डिग्री का अक्ष कोण बनाता है। तो ये पूछा गया था पिछली बार क्वेश्चन कि चंद्रमा का अक्ष तल पृथ्वी के साथ कितने डिग्री का कोण बनाता है तो 58-48 का कोण बनाता है। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के लगभग समानांतर है, इसका परिक्रमण पथ भी दीर्घवृत्ताकार है। नेक्स्ट है, चंद्रमा का व्यास कितना है तो चंद्रमा का व्यास 3,480 किलोमीटर है, और द्रव्यमान पृथ्वी के द्रव्यमान का लगभग 1/81 है। तो पृथ्वी का द्रव्यमान हमने अभी पढ़ लिया था, उसका कितना 1/81 है चंद्रमा का द्रव्यमान। नेक्स्ट है, चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की औसत दूरी। जिस तरह से पृथ्वी और सूर्य के बीच की औसत दूरी थी, उसी तरह से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच की भी औसत दूरी है, कितनी है 3,84,365 किलोमीटर है। सूर्य के संदर्भ में चंद्रमा की परिक्रमा की अवधि, मतलब जो सूर्य है उसके संदर्भ में यदि चंद्रमा परिक्रमा अवधि देखें चंद्रमा की, तो वो है 29.53 दिन, अर्थात 29 दिन 12 घंटे 44 मिनट और 2.8 सेकेंड। ये बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू दी गई है। इस समय को एक चंद्रमास या सायोनोडिक मास कहा जाता है। नेक्स्ट है, अपोलो के अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाए गए चट्टानों से पता चला है कि मतलब जो अपोलो अंतरिक्ष यात्री गए थे तो वो वहाँ से चट्टानें लेकर के आए, तो उससे पता लगता है कि जो चंद्रमा है उतना ही पुराना है जितना पुराना हमारी पृथ्वी है। कितनी पुरानी है 460 करोड़ वर्ष पुरानी है, उतना ही पुराना हमारा चंद्रमा भी है। और इन चट्टानों में जो ये चट्टानें लाई गई थी, टाइटेनियम अधिक मात्रा में पाया जाता है। तो क्वेश्चन बनता है कि चंद्रमा से जो अपोलो अंतरिक्ष यात्रियों द्वारा लाई गई चट्टानें हैं उनमें किस तत्व की मात्रा अधिक है तो टाइटेनियम की मात्रा अधिक है। अब दो घटनाएं आपको याद रखनी है, एक तो सुपर मून और एक ब्लू मून। ये क्या कहलाती हैं तो सुपर मून, जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे, जिस तरह से हमारी पृथ्वी और सूर्य की हमने पढ़ा था कि जब पृथ्वी सूर्य के सबसे नज़दीक होती है तो उसे क्या कहते हैं तो उसे कहते हैं हम ऑप्सोर, 3 जनवरी को ये घटना होती है। उसी तरह से जब पृथ्वी सूर्य के सबसे अधिकतम दूरी पर होती 15.2 करोड़ तो उसे अपसौर कहते हैं, 4 जुलाई को ये घटना होती है। तो उसी तरह से चंद्रमा और पृथ्वी के बीच में अभी दो घटनाएं घटित होती हैं, एक तो सुपर मून की घटना और एक ब्लू मून। तो सुपर मून क्या होता है तो जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है,
तो उस स्थिति को सुपर मून कहते हैं, या इसे पेरेजी फुल मून भी कहा जाता है। इसमें चांद जो होता है वो 14% ज़्यादा बड़ा और 30% अधिक चमकीला दिखाई देता है। तो क्वेश्चन बनता है कि जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे सुपर मून कहते हैं। और ब्लू मून क्या होता है? तो एक कैलेंडर माह में जब 2 पूर्णिमाएं हों तो दूसरी पूर्णिमा का चांद ब्लू मून कहलाता है। इसका मुख्य कारण होता है कि 2 पूर्णिमाओं के बीच 31 दिनों से कम अंतराल होना। ऐसा 2-3 सालों पर होता है। तो आपको बता दें, ऐसा नहीं है कि जो ब्लू मून है उसमें हम ये कह दें कि चंद्रमा और पृथ्वी के बीच अधिकतम दूरी होगी, नहीं। ब्लू मून कहलाता है, आपने देखा होगा कभी भी किसी किसी साल में एक महीने में 2 पूर्णिमाएं नहीं पड़ती हैं, और जब भी ऐसा होता है कि एक साल में किसी भी महीने में 2 पूर्णिमाएं एक महीने में पड़ जाएं तो वो ब्लू मून की घटना होती है, क्योंकि यहाँ पर 31 दिनों से कम समय का अंतराल रहता है। और यह जो घटना है वर्ष 2018 में देखने को मिली थी। 2018 ब्लू मून ईयर था। वर्ष 2018 में पहला जो ब्लू मून है वो 31 जनवरी को देखने को मिला, और दूसरा ब्लू मून आपको 31 मार्च को देखने को मिला था। यदि आपके पास पुराना कैलेंडर है तो आप वहाँ देख सकते हैं 2018 वाले में, ठीक है। तो ये होता है सुपर मून और ब्लू मून। तो ये आज हमारे यहाँ पर कंप्लीट होते हैं ग्रह और उपग्रह, ठीक है। इसके बाद आपके जो अन्य आकाशीय पिंड है, उल्का, धूमकेतु, पुच्छल तारे जो होते हैं, और आपका जो एक और रह गया आपका प्लूटो, ठीक है, बौने ग्रह, क्षुद्र ग्रह जिसे कहते हैं, ये हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। और इसके बाद एक क्लास लाएंगे अंतरिक्ष के संबंध में कि आपका PSLV, GSLV ये क्या होते हैं, आर्यभट्ट क्या है, आपका श्रीहरिकोटा सतीश धवन केंद्र क्या है, इसरो क्या है। तो ये सारी चीज़ें तो 1-2 क्लासों में हमारा ब्रह्मांड वाला टॉपिक बहुत ही अच्छे से कवर हो जाएगा, और आप स्वयं देख सकते हैं कि क्या मैटर हमने आपको दिया है। और आपकी भी यहाँ पर जिम्मेदारी बनती है कि आप अधिक से अधिक मात्रा में डाटा एकत्रित करके और पढ़ने की कोशिश करें, और आपका एग्ज़ाम बेहतर जाए। इसके लिए आपको अधिक मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। आपको पता होगा आपके वर्ग 1 के एडमिट कार्ड आ गए हैं, इसी तरह से आपके वर्ग 2 की भी डेट बढ़ने की कोई संभावना नहीं है, क्योंकि चुनावी माहौल है और आपकी डेट ये आगे नहीं बढ़ाएंगे। तो आपके पास बहुत कम समय है, तो आपको बहुत अच्छी तैयारी करनी है। तो आप अभी से लगे रहिए और डेली क्लासें अटेंड करिए। जो भी मैटर दिया जाता है बहुत ही अच्छा मैटर होता है। और आप कमेंट्स में प्रतिक्रिया व्यक्त जरूर करें कि आपको क्लास कैसी लगी, और यदि आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू।